बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक पाकिस्तान के साथ मैं हूं ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, जंगबंदी जारी रखी जाएगी। इसे यकीनी बनाने के लिए निगरानी का मुश्तरका निज़ाम बनेगा। जो बदअमनी करेगा वो जुर्माना भरेगा। ये हैं इस मुआहिदे के अहम नकात जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तय पाया है। मुज़ाकरात के बाद जारी एलामिया में बताया गया है कि जंगबंदी के लिहाज के कवायद व ज़वाबित 6 नवंबर से इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में तय किए जाएंगे। फरीकैन ने जंगबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए निगरानी और तस्दीक का एक मुश्तरका निज़ाम बनाने पर भी इत्तफाक किया। पाकिस्तानी और अफगान तालिबान के दरमियान बातचीत का दूसरा दौर हफ्ते को इस्तांबुल में शुरू हुआ था। तमाम अफगानिस्तान से पाकिस्तान में मुसलसल दहशतगर्दी बड़ा इख्तलाफी नुक्ता बनी रही। इससे मुज़ाकरात में तात्तुल पैदा हो गया। बुध को पाकिस्तान ने मुज़ाकरात नाकाम होने और वक्त की वापसी का ऐलान किया। इस ऐलान के बाद तुर्की और कतर ने एक बार फिर मुदाखलत करके मुज़ाकराती अमल बहाल किया और बिलाखिर पेशरफ मुमकिन हुई। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में वाज़ेह किया कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी या किसी भी किस्म की इश्तियाल अंगेज़ी के लिए इस्तेमाल न होने दिया जाए। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा है कि पाकिस्तान मुसालती अमल में अपना किरदार जारी रखेगा और 6 नवंबर के मुज़ाकरात से मुस्बत नताइज की उम्मीद रखता है। पाकिस्तान का मुतालबा है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले खवारिज को रोकें। वज़ीर दिफा ख़ारजा से वाज़ेह कर चुके हैं कि अफगानिस्तान की जानिब से TTP की सरपरस्ती बंद होने तक हमारे उनके साथ ताल्लुकात कभी मामूल पर नहीं आ सकते। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुतालबा यह है कि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दरअंदाजी बंद हो। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी पेशावर में जरगे से खिताब में कह चुके हैं कि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अफगानिस्तान में तालिबान अबूरी हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि इमारात इस्लामी अफगानिस्तान दीगर हमसाया ममालिक की तरह पाकिस्तान के साथ भी मुस्बत ताल्लुकात चाहती है और बाहमी एहतराम, दाखिली अमूर में अदम मुदाखलत और किसी के लिए खतरा न बनने के असूलों पर मबनी ताल्लुकात की पाबंद है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंगबंदी का तसलसल मुस्बत पेशरफ्त, लेकिन कोई सवालात अब भी अपनी जगह तमाम मौजूद हैं। क्या अफगान तालिबान खवारिज को लगाम डालने के लिए वाकई कोई अमली इक़दाम करेंगे? क्या 6 नवंबर को इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में जंगबंदी के नफाज का कोई मौसर और काबिल अमल तरीकाकार तय पा सकेगा? लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि बदअमनी करने वाले फरीक पर जुर्माना आयद करने की जो शिक शामिल की गई है वो जुर्माना कितना होगा और इसका तयन कौन करेगा? इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए माहिर अफगान अमूर हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन खान साहब, ये मुज़ाकरात जो है वो एक और तारीख तक अब चले गए हैं, लेकिन कुछ अहम नकात जो है वो सामने आए हैं, जिसमें से सबसे अहम नुक्ता यही है कि जो फरीकैन ने जंगबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए निगरानी और तस्दीक का एक मुश्तरका निज़ाम तश्कील दिया है और जो भी इससे जो है इसके खिलाफ जाता है या पासदारी नहीं करता उसके खिलाफ जुर्माना आयद किया जाएगा। आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान 1 पॉइंट एजेंडा था और यही एजेंडा था कि क्रॉस बॉर्डर जो भी दहशतगर्दी हो रही है वहां से जो दरअंदाजी हो रही है उसको रोका जाए। पाकिस्तान काफी हद तक उसमें कामयाब हुआ है अब तक। बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में इसमें जो एक कंक्रीट चीज जो निकल आई है इस्तांबुल की 5 दिन के मुज़ाकरात से, वो ये है कि 6 नवंबर को हम मुज़ाकरात जारी रखेंगे। ये एक चीज़ है जिसको हम, ये एक शक है जिसको हम कह सकते हैं कि ये द होल आउटकम जिसे कहते हैं इन मुज़ाकरात का जो नतीजा है वो यही निकला है। बाकी अगर आप देखें तो ये इस्तांबुल में जो बैठक होनी थी वो सिर्फ एक टेक्निकल मुज़ाकरात या बातचीत होनी थी कि दोहा में वज़राए दिफा के दरमियान जो अरेंजमेंट हुआ था या जो मुआहिदा हुआ था और उसमें ये कहा गया था कि अब हम किस तरह इंश्योर करेंगे कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो और अफगान तालिबान जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की सरपरस्ती छोड़ेंगे। और तीसरा अहम पॉइंट था वो ये था कि बॉर्डर को मैनेज किया जाएगा, बॉर्डर के उस पार अफगान तालिबान की जिम्मेदारी होगी और इस पार पाकिस्तानी फोर्सेस की जिम्मेदारी होगी कि कोई ऐसी हरकत बॉर्डर के आर पार ना हो जो इधर कंट्री के लिए, मतलब अफगानिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लिए मुश्किलात का सबब हो। ये बातें होनी थी और फिर दोहा में जब 2 दिन के मुज़ाकरात के बाद जब मीटिंग ख़त्म हुई तो इस पे वो मुत्तफ़िक हुए कि अब ये जो मैकेनिज्म है कि किस तरह किस मैकेनिज्म कौन सा होगा, वेरिफिकेशन कैसे होगी, इंटेलिजेंस शेयरिंग कैसे होगी, बॉर्डर को किस तरह मैनेज किया जाएगा, इसके लिए टेक्निकल सॉर्ट ऑफ टीम्स जो है वो आएंगे और इस्तांबुल में वो मजीद आपको लगता है कि टेक्निकल चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा ताकि कोई कंक्रीट चीज़ सामने आए। लेकिन जो मुआहिदा अब हुआ है, आपको लगता है कि ये उस वक्त कतर में क्यों नहीं हो सका और इससे पहले क्यों नहीं हो सका? उसमें क्या रुकावट थी और क्या वो रुकावट मुकम्मल तौर पर दूर हुई है?
देखिए, इसमें पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ था उसको हाशिए में आप कह सकते हैं कि वो किया गया कि हाँ, हम इस पे बात करेंगे। बाकी इसमें तो कोई एश्योरेंस नहीं है, ये कोई मुआहिदा नहीं है, ये सिर्फ़ इतना है कि हम बातचीत जारी रखेंगे और जो आर्ज़ी जंगबंदी की गई थी 17, 18 या 18, 19 को जो की गई थी अक्टूबर को, वो जो है वो जारी रहेगी। इस पे इत्तेफ़ाक हुआ है। बाकी अगर आप देखें, जो पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ लेके गया था कि और या जो दोहा में हो गया था कि अफ़गान तालिबान तहरीक तालिबान की सरपरस्ती छोड़ेंगे, उनको अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो। तो उसी हवाले से कोई पेशरफ़्त नहीं हुई है। अभी जो नवंबर में जो बातचीत होनी है, वो इस बात पे दोबारा होगी, जिस बात पे इस्तांबुल में होनी थी, उसी इस्तांबुल में दोबारा बातचीत शुरू होगी 6 नवंबर को, और जिसमें ये वेरिफ़िकेशन वाला मैकेनिज़्म, ये शेयरिंग ऑफ इंटेलिजेंस वाला मैकेनिज़्म और ये जो बॉर्डर, इस पे दोबारा बातचीत होगी। तो मेरे ख़्याल में ये जो इस्तांबुल में 5 दिन, और इसमें अगर हम देखें तो 4 चौथे दिन जो है पाकिस्तानी डेलीगेशन वो फिर उठ के चली गई और बल्कि एयरपोर्ट गए थे और उसको फॉलो कर रहे थे। अफ़गान डेलीगेशन ने भी फिर कहा कि बस अब मुज़ाकरात तो ख़त्म हुए। पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर, वज़ीर इत्तलाआत जो है अता तार साहब, उसने बाकायदा तौर पर ट्वीट करके ऐलान किया कि मुज़ाकरात ख़त्म हुए हैं और मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं। फिर हमने देखा कि ख्वाजा आसिफ साहब ने जो इश्तियाल अंगेज़ और वार्निंग जिसे हम कहते हैं बयानात दे दिए और कहा कि अब हम जो है आपको गारों तक दोबारा धकेलेंगे। तोरा बोरा का जिक्र हुआ, अफगान रिजीम का ये जिक्र हुआ कि अब उनके दिन जो है मतलब है कि हमारे पास जी। इतना असला है कि हम फ्रैक्शन ऑफ और आर्सेनल अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ तक बात हुई थी। ये तो फिर दोबारा तुर्की और कतर ने अपनी इज्जत बचाने के लिए और हजीमत से बचने के लिए दोबारा उनको बुलाया कि यार इतना तो आए, एक डॉटेड लाइन पे, एक 2 लाइन पे तो दस्तखत कर देते हैं ना। हम्म। तो ये वही हुआ कि कम से कम इस पे तो दोनों का इत्तेफाक है कि जंगबंदी हो सॉरी, कि जंगबंदी जो है, जो आर्जी जंगबंदी है, इसको जारी रखेंगे। ठीक है, लेकिन ये दोनों का दूसरी इत्तेफाक बात हुआ, लेकिन आपने भी सालसों का जिक्र किया, तो आपको लगता है कि इस बार जो सालसी जिस तरह की जा रही है वो फिर जमानती भी उसी तरह होंगे और उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा होगा जो मुआहदा होने जा रहा है, या जिस तरह तालिबान ने इससे कबल भी मुआहदा किया था अमेरिका के साथ और अपनी सरजमीन को किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने के लिए जो मुआहदा किया गया था, जिस तरह वो टूटा, या ये भी उसी तरह हो सकता है? इसमें आपको क्या लगता है कि सालसों का किरदार ज़्यादा अहम हो गया? देखिए, पहले तो हमने देखना है कि मुआहिदा होगा या नहीं होगा। ये तो 6 नवंबर को जब ये दोबारा मिलेंगे तो तब हमें पता चलेगा कि ये जो पाकिस्तान की जो पॉइंट है या पाकिस्तान जो जो चाह रहा है, क्या पाकिस्तान की इस मुतालिबे को या इस डिमांड को जो है वो तालिबान एग्री करेंगे। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का एक डिमांड यह है कि तहरीरी मुआहिदा। तो मैं नहीं समझता हूँ कि अफगान तालिबान इसके लिए राजी हो जाएंगे कि वो तहरीरी मुआहिदे में ये जिक्र करे कि हम जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान को या दीगर ग्रुपों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल, अफगानिस्तान की सरजमीन मजीद इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इससे तो ये पता चल जाएगा कि अभी तक वो इस्तेमाल कर रहे थे, जो अभी तक वो डिनाई कर रहे हैं। मेरे ख्याल में अभी कहीं तीसरा या जो है एक और रास्ता निकालना होगा, क्योंकि इस वक्त दोनों की जो पोजीशन है वो बड़ी हार्ड है। पाकिस्तान की पोजीशन है वो बिल्कुल पाकिस्तान एक ही पोजीशन लिया हुआ है कि यहाँ से लोग आ रहे हैं, आप लोगों ने इनको रोकना है, आपने इनकी सरपरस्ती नहीं करनी है। दूसरे, वो अफगान तालिबान ने कोशिश की कि पाकिस्तान पे काउंटर इल्जामात लगाए। पाकिस्तान पे ये इल्ज़ाम लगाया कि दाइश यहाँ से हो रही है, कभी कहा कि अमेरिका के तैयारे जो है ना या उनके ड्रोन्स पाकिस्तान की एयर स्पेस यूज कर रही है, लेकिन दीज वर इररिलेवेंट। इवन तुर्की और कतर ने भी यही बात की कि ये हमारा मौजू नहीं है। हमारा मौजू है जो इस वक्त हम बैठे हैं कि किस तरह टीटीपी को अफगानिस्तान की सरजमीन। अच्छा हसन खान साहब, एक चीज यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है, अभी तक कोई टीटीपी का फ्यूचर क्या होगा? एक तरफ जराए से ये खबर सामने आई कि अफगानिस्तान ने ये ऑफर की थी कि उनको या तो किसी और जगह वो उनको बसा देंगे या उनको मुल्क बदर कर देंगे, और फिर पाकिस्तान ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एक तो आप इनको कलदम जो है वो तहरीक करार दें, तंजीम करार दें, तो टीटीपी हो या दीगर जो अनासिर हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि उनका मुस्तकबिल क्या होगा? क्या उनको कहीं डिस्प्लेस किया जाएगा या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है? अफगानिस्तान या अफगानिस्तान का बुरी सेटअप कोई कार्रवाई कर सकता है?
देखिए, इस पॉइंट पे मेरा थोड़ा सा जो मेरा परसेप्शन है या मेरी जो अप्रोच है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि अफगान तालिबान आने वाले दिनों में टीटीपी के खिलाफ या दीगर ग्रुप के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे, क्योंकि देखिए ये जो दहशतगर्द या पसंद ग्रुप जो अफगानिस्तान में है, ये अफगान तालिबान के लिए एक करेंसी की तरह है। क्योंकि उनके लिए अगर जस्ट लाइक अ कैश चेक, रेडी टू कैश चेक है फॉर उनके लिए। ये अभी अगर इंडिया के दीगर मकासद भी है, लेकिन एक मकसद उनका ये है कि AQIS जो है अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है, और उनके भी सेंटर्स और ट्रेनिंग सेंटर्स और जो लीडरशिप है वो यहाँ पे वहाँ पे है। चीन का भी यही कंसर्न है, ईरान का जैशुल अदल और जुंडुल्लाह है, उधर ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान का TIP है, इधर उज़्बेकिस्तान का IMU है, इंटरनेशनली अलकायदा है, IS है, ये सारी तंजीमें उधर है। अगर ये तंजीमें ख़त्म हुई तो फिर तालिबान को पता है वो तो इररिलेवेंट हो जाएंगे पाकिस्तान के लिए भी और दीगर ममालिक के लिए, नंबर वन। दूसरी पॉइंट जो है वो जो इससे भी अहम है वो ये है कि तालिबान जो है ये एक यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसमें अगर आप देखें ये जो अलायंस है हक्कानी नेटवर्क का और कंदहारी तालिबान का, ये एक अलायंस है, ये मर्जर नहीं है। अगरचे इस वक्त जो है हक्कानी नेटवर्क बिल्कुल कंदहारी जो लीडरशिप है उनको एक्सेप्ट कर रही है, लेकिन फिर विद इन कंदहारी नेटवर्क जो है, कंदहारी ग्रुप जो है उसमें भी 3-4 ग्रुप्स है। और ये जो नेटवर्क है जो शिद्दत पसंद है, ये एक किस्म उनकी एक जरूरत भी है, इधर इन ग्रुपों की या इधर इन बड़े ग्रुपों की या छोटे ग्रुपों की, क्योंकि आने वाले दिनों में उनको पता है कि जो सूरत हाल है अफगानिस्तान में, जो लोगों के साथ उनका रवैया है या जो अपोजिशन के साथ है, तो ये मुश्किल है कि ये बहुत लॉन्ग टाइम चल सके। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान को कोई ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, स्पेशली इंटरनल सिक्योरिटी। इस वक्त इंटरनल सिक्योरिटी हमारी बहुत वीक है। खैबर पख्तूनख्वा में, जहाँ से मैं खुद बिलोंग भी करता हूँ, मुझे तो वहाँ पे ये सिक्योरिटी का कंसेप्ट ही नजर नहीं आ रहा है। पॉलिटिकल कुछ और, पुलिस की अगर आप हालत देखें, दे आर सेटिंग डक्स फॉर टेररिस्ट। अभी तक 12 साल में जो हम लड़ रहे हैं, 12 साल में हमने पुलिस को इक्विप नहीं किया है। उनकी वेपन्स अगर आप देखें, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के एक पुलिस स्टेशन पे आपको जो है बुलेट प्रूफ गाड़ी नजर नहीं आएगी। वो जी हुई थी, वो वापस कर दी गई हैं। तो इंटरनली हमें भी उनके अगेंस्ट जो सेफगार्ड करना है उसको भी स्ट्रॉन्ग करना है, और फिर जिस तरह के मुज़ाकरात हम कर रहे हैं, जो हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है, वो पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि उसी पर बात हो, उसके अलावा किसी और चीज़ पर बात ना हो। बहुत शुक्रिया हसन खान साहब, मरसद मौजे, माहिर अफगान अमूर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। नाज़रीन, मुल्की सियासत में 27वीं तरमीम पर फिर से गुफ्तगू शुरू कर दी गई है। ये ऐसी तरमीम है जो अभी आई नहीं है, लेकिन इसके बारे में कयास आराइयां की जाती हैं। ये मुजव्वज़ा तरमीम खबरों की जीनत बनती है, सियासी और पार्लिमानी हलकों में बहस का मौजू बनती है। बताया जाता है कि यह तरमीम आएगी तो अदलिया और पार्लिमान के इख्तियार पर नजरसानी की जाएगी। इस तरमीम का जिक्र अब तक बस एक मफरूजा ही था। एक जानिब अगर यह तरमीम लाने की बातें होती थी तो दूसरी जानिब इन्हीं बातों को रद्द भी कर दिया जाता था। लेकिन अब स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि बल्दियाती एक्ट को आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए अगर 27वीं आईनी तरमीम भी मंजूर की जाती है तो उसकी हिमायत करेंगे। में बाज़गश्त है 27वीं आइन की। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि ये तरमीम ज़रूर हो। गुज़िश्ता बरस जब 26वीं आईनी तरमीम लाई जा रही थी तो उससे मुतल्लिक भी हुकूमत तरदीद करती रही, लेकिन फिर इस तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत भी पूरी हुई और यह तरमीम मंजूर भी हुई। अब 27वीं आईनी तरमीम के मुतल्लिक भी ये खबरें दी जा रही हैं कि इसके जरिए गवर्नेंस स्ट्रक्चर तब्दील किया जाएगा। गैर मुसद्दिक का इतलात ये भी हैं कि 27वीं आईनी तरमीम भी 18वीं तरमीम की बहुत सी चीजें रिवर्स कर दी जाएंगी। गुज़िश्ता एक दहाई से इक़्तिदार के ऐवानों में यह मामला ज़ेर बहस रहा है कि 18वीं तरमीम की बहुत सी चीजें पाकिस्तान में गवर्नेंस के मसाइल की बड़ी वजह हैं, क्योंकि वफाक के बहुत से वसाइल सूबों को मुंतकिल कर दिए गए हैं और वफाक के पास अवाम को डिलीवर करने का मार्जिन खत्म कर दिया गया है। सूरत हाल यह है कि वफाक टैक्स इकट्ठा करके सूबों को तकसीम कर देता है और अपने अखराजात पूरे करने के लिए खुद कर्ज लेता है। इस कर्ज और इस पर सूद की अदायगी की जिम्मेदारी सिर्फ वफाक की है, यानी वफाक कर्जों के बोझ तले दबता चला जा रहा है और सूबे सिर्फ खर्च करना जानते हैं। इसी तरह मुल्क में डैमों की तामीर के लिए रकम की जरूरत है। मुल्क के कई शहरों में ऐसे इलाके बनाने की जरूरत महसूस की जा रही है जो वफाक के तहत आते हों। आला अदलिया से मुतल्लिक मजीद तरामीम की जरूरत महसूस की जा रही है। बाखबर हल्कों का दावा है कि इन तमाम जरूरियात को 27वीं तरमीम लाकर पूरा किया जाएगा। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन मोहम्मद मालिक ने 4 अगस्त को मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम के चंद नकात बताए थे। उन्होंने बताया था कि यह तरमीम
दिसंबर में लाई जा रही है। मोहम्मद मालिक के मुताबिक इस तरमीम में जजेस की तकर्री और तबादले का तरीकाकार तब्दील किया जाएगा, उनकी मुद्दत मुलाजमत में तब्दीली की जाएगी, पार्लियामेंट की उम्र 6 साल करने और केयर टेकर सेटअप खत्म करने का भी सोचा जा रहा है। मोहम्मद मालिक के मुताबिक जो 27वीं आईनी तरमीम लाई जाएगी उसमें मादनियात पर यकसा पॉलिसी लाने पर गौर किया जा रहा है, बंदरगाहों को वफाकी इलाका करार देने पर भी गौर किया जा रहा है, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को सूबों के मातहत करने पर भी गौर किया जा रहा है। और आज पंजाब असम्बली के स्पीकर ने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि 27वीं तरमीम मंजूर की गई तो वो इसकी हिमायत करेंगे। ये तरमीम पेश होने और मंजूर होने के कितने करीब है, इस हवाले से बात करेंगे। वज़ीर ममलिकत हुज़ैफ़ा रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हुज़ैफ़ा रहमान साहब आपके वक्त का। ये फरमाइएगा, बार बार जिक्र आता है 26वीं आईनी तरमीम के बाद भी कहा गया कि 27वीं आईनी तरमीम आएगी। कुछ हुकूमती हल्के इसकी तरदीद करते रहे और कुछ हुकूमती हल्के ही इस हवाले से इसकी तस्दीक करते रहे। अब इस वक्त सूरत हाल क्या है? क्या वाकई ही ये सोच लिया गया है कि 27वीं आईनी तरमीम अब लाई जाएगी और उसके अंदर ही ये तमाम चीज़ें जिसके हवाले से ये पूरा साल जब से 26वीं आईनी तरमीम आई बात होती रही उन सबको शामिल किया जाएगा? बहुत शुक्रिया जी। अभी तक कुछ कहना जो है वो कबल अज़ वक्त होगा कि 27वीं आईनी तरमीम लेकर हम आ रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर आईनी तरमीम के लिए आपको 2/3 मेजोरिटी की ज़रूरत होती है और 2/3 मेजोरिटी के लिए पीएमएलएन को जो 222 या 23 का जो नंबर है उसको अचीव करने के लिए पीपल्स पार्टी है, एएनपी है, एमक्यूएम है, बाप पार्टी है, तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान है, तो इन सबको ज़रा एतमाद में लेना ज़रूरी है। और कुछ ऐसे नुकात हैं जिस तरीके से बाज़गश्त है, बहुत सारे हमारे जो सियासी दोस्त हैं, कोई आप जैसे सहाफ़ती दोस्त हैं, कोई लीगल एक्सपर्ट्स हैं, वो 18वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। उसमें पीपल्स पार्टी का किसी ढका छुपा नहीं है। इसी तरीके से आज ये लोकल बॉडीज़ की बात की, नो डाउट कि आईने पाकिस्तान में लोकल बॉडीज़ का ज़िक्र तो है, लेकिन कंपल्शन नहीं है। आई थिंक आर्टिकल 134 है या 144 है या इसी तरह कोई आर्टिकल है, लेकिन उसमें वो लोकल बॉडीज़ की डेफिनिशन तो देता है, लेकिन वो आपको एनफोर्स नहीं करता कि आपने लोकल बॉडीज़ इलेक्शन कराने हैं। इसलिए आपकी सूबाई और मरकज़ी हुकूमतें उसका फ़ायदा उठाते हुए वो इलेक्शन नहीं कराती। ये सब हुकूमतों की मैं बात कर रहा हूँ, हम हैं या हमारे से पहले थी या हमारे बाद की हुकूमतें हों। तो इसलिए आज जो स्पीकर पंजाब असम्बली ने बात की, गो के मफादात का इसमें जो है बहुत सारे लोगों का टकराव होगा और मुमकिन है कि कई सूबों के चीफ एग्जीक्यूटिव ये ना चाहें और पीएमएलएन की ख्वाहिश तो होगी है। ज़रा स्पीकर साहब ने बात की है तो वज़ीर आला साहिबा की भी इसमें मर्ज़ी और मंशा शामिल है। वज़ीर आज़म साहब भी चाहते हैं कि आपके मकामी हुकूमतें जो है वो मज़बूत हों। तो अगर आप बात करें कि 27वीं आईनी तरमीम की, तो 27वीं आईनी तरमीम इस हवाले से तो सारे मुत्तफ़िक हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के लकूनास को इसमें दुरुस्त कर दिया जाए, क्योंकि जब आप आइन के अंदर हसास जो शिकी हैं उनको आप अमेंड करते हैं का ख़ास तौर पे कोर्ट्स के मामलात के हवाले से, आपको याद होगा 17वीं आईनी तरमीम जब आई थी तो 18वीं आईनी तरमीम ज़रूरी हो गई थी। इस तरीके से 26वीं आईनी तरमीम आई है, जब ये जी। प्लेस हुई है, इन ऑपरेशन हुई है, तो काफ़ी सारी चीज़ें कोर्ट्स ने भी इंडिकेट की हैं, कुछ हमें खुद भी एहसास हुआ है, तो ज़ाहिर है उन चीज़ों को हमने ठीक करना है। लेकिन 27वीं आईनी तरमीम में 26वीं आईनी तरमीम की कुछ करेक्शन और बेहतरी के साथ-साथ क्या मज़ीद चीज़ें ऐड हो सकती हैं, कि एक डिबेटेबल मौज़ू है और इसके ऊपर मेरे ख़्याल से बड़ी लंबी भी डिबेट होगी और पीपल्स पार्टी एक मेजर स्टेक होल्डर है, सेनेट में भी, नेशनल असेंबली में भी। और पीपल्स पार्टी अगर इन चीज़ों पर मुत्तफ़िक होगी तो पीएमएलएन तो चाहती है कि 18 अमेंडमेंट के हवाले से भी जो मरकज़ को जो है कमज़ोर किया गया था उसको मज़बूत किया जाए। अब लेकिन हुज़ैफ़ा साहब, इस हवाले से मोहम्मद मालिक साहब की एक खबर थी जो कि उन्होंने तकरीबन 4 अगस्त 2025 को ब्रेक की थी। उसके अंदर भी उन्होंने काफ़ी कुछ बताया था कि दिसंबर में आने जा रहा है और फिर ख़ास तौर पर बताया गया था कि बार के इलेक्शंस के बाद ये सब कुछ शुरू होगा और वैसे ही नज़र आ रहा है। फिर एक चीज़ थी जिसके अंदर कौमी और सूबाई असम्बलियों की मुद्दत के हवाले से जिक्र किया गया था कि उसमें खबर के अंदर ये भी बताया गया था कि इसकी मुद्दत भी शायद 5 से 6 साल बढ़ा दी जाए। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से, उसमें भी कहा गया, असम्बलियों की मुद्दत के हवाले से उसमें भी जिक्र किया गया है। तो इसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट है जो आने जा रहा है या जिस पर सिर्फ डिस्कशन हो रही है वो उसमें तरमीम में लाया जाए या ना लाया जाए, लेकिन डिस्कशन किस किस मामले पर हो रही है? शुक्रिया। अगर तो चाहे नेशनल असम्बली है, प्रोविंशियल असम्बली है, अगर उसकी मुद्दत बढ़ाने की आप बात करें और सिर्फ आइनी तरमीम जो है मुद्दत बढ़ाने की हद तक, यानी मुद्दत स्पेसिफिक हो, तो मेरे ख्याल से उस पर बड़ी उंगली उठेगी। और मैं एक सियासत के तालिब इल्म होने के नाते समझता हूँ कि अगर तो आइनी तरमीम में एक बड़ा पैकेज हो और उसमें से एक हिस्सा ये हो, फिर तो कोई ऐसी बात नहीं है।
और लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ असम्बली की मुद्दत बढ़ाने के हवाले से कोई स्पेसिफिक तरमीम होगी तो मेरे ख्याल से ज़रा मुश्किल होगा उसको इखलाकी तौर पे जस्टिफाई करना। मैं समझता हूँ जो PMLN का मंशूर है मियाँ नवाज शरीफ साहब और मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जो गाइडलाइन है और जो उनकी सोच और फिक्र है, वो कोई ये नहीं है कि वो इंडिविजुअल की जो है वो मजबूती देखें या किसी इंडिविजुअल के लिए कोई तरमीम लेकर आए या अपनी ज़ात के बारे में सोचें कि असम्बली एक्सटेंड हो जाए। हाँ, ये ज़रूर है कि अदालतों को जो निज़ाम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इसको मज़ीद मजबूत करने के लिए, इसके अलावा जो है आपके जो वफाक के इदारे हैं उन्हें मजबूत करने के लिए, इस हवाले से अगर कोई ज़ाहिर है जो चीज़ें चल रही हैं उसको ज़रा PMLN एंडोर्स भी करती है, सपोर्ट भी करती है। उसमें अगर कोई चीज़ इस किस्म की आ जाए, सारे स्टेक होल्डर्स कहें कि नहीं जी इस मुद्दत को बढ़ाएं, आप जो निगरान हुकूमतें हैं उनको ज़रा मजबूत करें, उनका भी टेन्योर बड़ा करें या निगरान हुकूमतें ख़त्म कर दें। PMLN तो समझती है कि निगरान हुकूमतें होनी ही नहीं चाहिए, आप यही हुकूमतें इलेक्शन कराएं जिस तरीके से भारत में होता है, बाकी ममालिक में होता है, ताकि सिस्टम की कंटिन्यूटी रहे। निगरान हुकूमतों के आने से पिछली हुकूमत की कंटिन्यूटी भी टूट जाती है और वो 3-4 महीने का जो दौर होता है, अगर बजट उस दौरान आ जाए ना बजट पेश कर सकते हैं, उसके बाद जो नहीं आने वाली हुकूमत होती है, यानी 3 हुकूमतें हो जाती हैं फिर। तो इसलिए ये तो हमारे मंशूर का भी हिस्सा है। तो इस पे ज़ाहिर है चल रही है, डिबेट चल रही है। मुझमें जितने भी हमारे जो लोग हैं जो लॉ को समझते हैं वो इस पे अपनी इनपुट दे रहे हैं, फिर जो भी चीज़ निकलेगी सामने आ जाएगी जी। ये इस हवाले से डिबेट तो चल रही है, लेकिन ये बताइएगा क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पलड़ा अब तक भारी नज़र आ रहा है। 26वीं तरमीम पर पहले PMLN ने कोशिश की लेकिन वो कामयाब नहीं हुई, फिर जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इसकी जिम्मेदारी ली और फिर उन्होंने वो कामयाब कराई। फिर वो बेशक नेहरू का मामला हो, वहाँ पर भी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो चाहती थी वो उसके मुताबिक किया गया। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अहम स्टेक होल्डर है, NFC अवार्ड की बात करती है, वो तो कहती है कि सूबों का हिस्सा बढ़ाया जाए, लेकिन यहाँ पर वफाक कहता है कि ये तो हम पर ज़्यादा बोझ डाल रहा है, तो इसलिए एक तरमीम आनी चाहिए जिससे सूबों का हिस्सा कम किया जाए। तो क्या उनको भी किसी तरह लूप में रखा गया है? और क्योंकि पीपल्स पार्टी जब तक आपके साथ नहीं होगी तो ये तो नहीं हो पाएगा कुछ भी। तो आपसे खुद ये बात की है कि पीपल्स पार्टी जिन इश्यूज पे इख्तलाफ रखती है और पीपल्स पार्टी की सपोर्ट नहीं होगी तो वो चीज़ें नहीं हो सकती, और इसमें कोई दो राय नहीं है। बिलावल साहब ने बड़ी मेहनत की थी 26वीं आईनी तरमीम के लिए और उनकी मेहनत नज़र भी आई है, आज उसका जिक्र भी कर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी इस सिस्टम की एक मेजर स्टेक होल्डर है, हमारी अहम, उनका प्रेसिडेंट हमारे वोटों से बना है, उनके वोटों से हमारा वज़ारत उज़्मा आई है, हमारे वोटों से उनका चेयरमैन सेनेट बना है, वज़ीर आला बलूचिस्तान बने हैं। तो ज़ाहिर है हम दोनों एक दूसरे के साथ इत्तेहादी हैं। अब हम उन्हें वोट करेंगे, AJK में अदम एतमाद आकर फिर उनका वज़ीर आज़म बनेगा। तो ये तो इस बात को तो आप जो है बिल्कुल जहन से ही निकाल दें कि पीपल्स पार्टी की मर्जी के खिलाफ हम कोई आईनी तरमीम करेंगे, और पीपल्स पार्टी जो मेजर स्टेक होल्डर है, हमारी मेजर इत्तेहादी है, उसकी मुशावरत के बगैर हम कुछ भी करेंगे। तो ये जितनी भी अब अगर कोई बातचीत कहीं किसी जगह पर हो रही है तो क्या उसकी मुशावरत पीपल्स पार्टी से की गई है? क्योंकि हमने देखा कि जब आपकी हुकूमत आई और पहला बजट पेश किया गया था तो तब भी पीपल्स पार्टी का ये गिला था कि उनसे मुशावरत नहीं की गई, वो नाराज़ हो गए, फिर उनको मना के लाए गए। इसी तरह मुख्तलिफ मामलात के हवाले से पीपल्स पार्टी ये गिला करती है कि हमसे टाइमली मुशावरत नहीं की जाती, जब काम करने लगते हैं या वो पार्लियामेंट तक आ जाता है तो उसके बाद हमें बताया जाता है। तो क्या इस वक्त टाइमली उनको इन्फॉर्म किया गया या उनसे मुशावरत का कोई अमल शुरू किया गया? पीपल्स पार्टी जी ऑलरेडी एंगेज है और जाहिर है उनके जो लोग हैं वो भी इस पे अपनी इनपुट दे रहे हैं। जरदारी साहब सिस्टम का हिस्सा हैं। एंगेज तो वहां किया जाता है जहां कोई बंदा सिस्टम से बाहर हो। एक बंदा आपके चैनल का हिस्सा हो, प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट में हो, एंकर भी हो, तो उसके तो सामने सारा रन डाउन वगैरह तैयार हो रहा होगा कि प्रोग्राम किस तरह होना है, क्या चीजें होनी है, या बाकी प्रोग्राम्स कैसे हो रहे हैं। तो जरदारी साहब तो सिस्टम का हिस्से हैं, एक एक फाइल, एक एक चीज उनकी नजर से गुजर कर जाती है। और जरदारी साहब अगर सदर के ओहदे पे बैठे हुए हैं, चेयरमैन सेनेट के ओहदे पर गिलानी साहब बैठे हुए हैं, तो आप खुद अंदाजा करें कि जो भी आईनी तरमीम के मुतालिक या कोई भी असेंबली बिजनेस या सेनेट बिजनेस पे काम चल रहा होगा, तो उस पर तो ज़रा पीपल्स यानी पार्टी आप फुली ऑन ये बोर्ड कह है। रहे हैं कि तमाम मुशावरत का अमल जो है वो दोनों जमातों के दरमियान होगा और दोनों की मुशावरत से ही कोई नई चीज़ सामने आएगी। लेकिन इसके हवाले से बहुत सी खबरें पहले भी आ चुकी हैं और अब भी एक बार दोबारा कहा जा रहा है और बावसूख ज़राए ये कह रहे हैं कि आने वाले 1-2 महीनों के अंदर ये तरमीम आ जाएगी। अब उसमें होता क्या है इस हवाले से भी चमक गई है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ तो ज़फ़र रहमान साहब मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे इस मामले के हवाले से। एक ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक और अहम मामले के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। वाशिंगटन से शुरू होने वाली एक नई सिफारती शतरंज ने ना सिर्फ
एशिया बल्कि पूरी दुनिया की सियासत को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत एक जानिब आलमी तिजारती ताल्लुकात में नई शराइत मुतारिफ करा रही है और दूसरी तरफ उसके असरात बराह रास्त भारत, चीन और पाकिस्तान जैसे ममालिक पर पड़ रहे हैं। इसी तनाजुर में भारत और अमेरिका के दरमियान एक गैर मामूली पेशरफ सामने आई है। वो है 10 साला दिफाई फ्रेमवर्क मुआहिदा। कुआलालंपुर में होने वाली मुलाकात में भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह और अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ वॉर पेट हेगेस ने इस मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं। यह मुआहिदा दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई, फौजी और टेक्नोलॉजी ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाने की बुनियाद समझा जा रहा है। राजनाथ सिंह ने इसे भारत अमेरिका ताल्लुकात के एक नए बाब का आगाज करार दिया, जबकि हैगेस ने कहा कि यह शराकतदारी दुनिया के अहम तरीन ताल्लुकात में से एक है जो बाहमी एहतमाद और एक महफूज खुशहाल इंडो पैसिफिक खित्ते के मुश्तरका आज़म पर मबनी है। अब सवाल यह पैदा होता है कि यह इंडो पैसिफिक खित्ता आखिर है क्या और इस पर इतनी बात क्यों हो रही है। इंडो पैसिफिक दो अल्फाज का मजमुआ है। इंडो यानी बहराए हिंद और पैसिफिक यानी बहराए काहिल। यह खित्ता बहराए हिंद से बहराए काहिल तक फैला हुआ है, जिसमें मशरकी अफ्रीका, जनूबी एशिया, जनूब मशरकी एशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के बहराए काहिली इलाके शामिल हैं। यह दुनिया की 60% आबादी और आलमी मईशत के 2/3 हिस्से पर मुश्तमिल है। यानी ये वो इलाका है जहां से ग्लोबल सियासत, मईशत और ताकत के तवाजुन का रुख मुतय्यन होता है। इसी खित्ते में अमेरिका की सबसे बड़ी फौजी तंजीम इंडो पैसिफिक कमांड या पैककॉम भी सरगर्म है। यह कमांड हवाई, गवाम और शुमाली मारियाना जजायर के अलावा पूरे हिंद बहर काहिल खित्ते के ममालिक की निगरानी करती है। आदाद शुमार के मुताबिक मार्च 2024 तक इस इलाके में अमेरिका के 24 मुस्तकिल फौजी अड्डे मौजूद हैं, जबकि 20 दीगर मकामात पर भी इसकी रसाई है। मजमूई तौर पर तकरीबन 81,000 अमरीकी फौजी यहाँ तैनात हैं। यही वजह है कि इसे अमरीकी महकमा जंग के लिए 21वीं सदी का मरकजी स्ट्रैटेजिक थिएटर कहा जाता है, जहां से चीन के बढ़ते हुए असर रसूख को मुतवाजन रखने की कोशिश की जा रही है। चीन का यही बढ़ता हुआ किरदार अमरीका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया को एक प्लेटफॉर्म पर ले आया है। इस मकसद के लिए गैर रस्मी इत्तेहाद क्वाड, कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग या क्वाड तश्कील दिया गया ताकि फौजी और तिजारती ताउन बढ़ाकर चीन के असरात का मुकाबला किया जा सके। बीबीसी के मुताबिक क्वाड ममालिक इस खित्ते में आज़ाद और खुले तिजारती रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ और इलाकाई सलामती के क़याम के लिए सरगर्म है। चंद रोज़ कबल फोर्ब्स मैगजीन ने रिपोर्ट किया था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी खारजा पॉलिसी को एक नए रुख पर ले जा रहे हैं। उनकी कोशिश है कि चीन के इत्तेहादी ममालिक को बीजिंग से दूर किया जाए। पाकिस्तान ने हाल ही में अमरीका को नायाब मादनियात और रेयर अर्थ अनासर की पहली खेप भेजी, जो $500 मिलियन के नए पार्टनरशिप फ्रेमवर्क का हिस्सा है। यह ताल्लुक उस वक्त दिलचस्प हो जाता है जब वाशिंगटन इस्लामाबाद के साथ अरबों डॉलर के दिफाई मुआहदे पर भी बात कर रहा है। ऐसे वक्त में जब ट्रंप इंतजामिया भारत पर भारी तिजारती टैरिफ आयद कर चुकी है। इसी तरह वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अप्रैल 2025 में रिपोर्ट किया कि ट्रंप इंतजामिया मौजूदा टैरिफ मुज़ाकरात को इस्तेमाल करते हुए 70 से ज़ायद ममालिक पर दबाव डालने का मंसूबा बना रही है ताकि वो चीन के साथ अपने तिजारती ताल्लुकात महदूद करें। यूं एक तरफ अमरीकी सदर भारत की मईशत पर भारी टैरिफ के झटके दे रहे हैं और दूसरी जानिब अचानक अमेरिका और भारत के दरमियान 10 साला दिफाई फ्रेमवर्क का मुआहिदा सामने आ गया है। यह एक ऐसा मंजर है जो बज़ाहिर तजाद का शिकार लगता है, लेकिन दर हकीकत यह वाशिंगटन की इस दोहरी हिकमत अमली की झलक है जिसमें चीन के असर रसूख को काबू में रखने के लिए भारत को खित्ते का बुनियादी शराकतदार बनाया जा रहा है। यानी एक तरफ वाशिंगटन के इक़दामात भारत के लिए चैलेंज पैदा कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसी वाशिंगटन के साथ भारत अपने दिफाई मुस्तकबिल के लिए हाथ मिला रहा है। अब इसी तमाम तर सूरत हाल पर तफसीलन बात करने के लिए कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खालिद चिश्ती साहब, एक तो सबसे बुनियादी चीज़, जब ये मुआहिदा हुआ तो हर तरफ सवाल उठ रहा था कि जो भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान टैरिफ के हवाले से मामला चल रहे थे, क्या वो एक ये मुआहिदा उन तमाम बातों को बैलेंस कर देता है और वो ताल्लुकात दोबारा उसी सतह पर जो कि बुनियानुल मरसूस से पहले हमें नजर आते थे वहां पर ही पहुंच गए? बहुत शुक्रिया ज़ौक साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, जब ये अमेरिका की क्लोज कोलैबोरेशन पाकिस्तान की तरफ चल रही थी तो मैं एक तरफ खुश भी था, लेकिन बहुत एहतियात के साथ। वो इसलिए कि मैंने जितनी भी स्ट्रैटेजी या हिस्ट्री मुल्कों की पढ़ी या पढ़ाई थोड़ी बहुत, हम ये जानते हैं कि जब भी कोई 2 मुल्क या 3 मुल्क या कोलैबोरेशन या एक एसोसिएशन बनती है तो उनके नेशनल इंटरेस्ट कन्वर्ज करते हैं एक दूसरे के। उसके बगैर कोई मुल्क किसी तरह दोस्ती नहीं करता, चाहे वो जितना और मर्जी कॉमन ग्राउंड्स के ऊपर, मजहब के और सोशल सर्कल्स के किसी और क्राइटेरिया के तहत क्लोज हों, लेकिन एक क्राइटेरिया नंबर 1 होता है तो मुल्क करीब आते हैं, वो है नेशनल इंटरेस्ट। अमेरिका नेशनल इंटरेस्ट में हमारे करीब आया,
इसी तरह सऊदी अरब आप देखें, अभी उसने हमारे साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट किया है, लेकिन इसके बावजूद तकरीबन 28 लाख इंडियन सऊदी अरब में काम करते हैं। तो आया उसने ये तो नहीं कहा कि क्योंकि पाकिस्तान से हमारा डिफेंस एग्रीमेंट हो गया तो इंडियन यहाँ से निकल जाए। उसने इंडिया के साथ सऊदी अरब ने ट्रेड तो बंद नहीं किया। हर मुल्क अपनी नेशनल इंटरेस्ट में सिलेक्टिवली इंडिविजुअल मुल्कों के साथ इंडिविजुअली डील करता है। अमेरिका ने, मैं आपको क्विक अगर मुझे अलाउ करें तो एक हिस्ट्री बताता चलूं, रिफ्रेश करता चलूं। सेंटो और सीटो के जमाने में 60s में हम बहुत करीब हो गए, फिर हम दूर हो गए जब उसके बाद हालात चेंज हो गए हमारे फेवरली। 65 की जंग आई, हमारे स्पेयर पार्ट्स बंद कर दिए गए, हालांकि हमारे पास मेन जो फाइटर जहाज थे एयरफोर्स के पास वो अमेरिकन थे, F-86, 104, B-57। 71 में हमारे दोबारा स्पेयर पार्ट्स बंद कर दिए। 79 में सोवियत यूनियन ने कब्जा कर लिया अफगानिस्तान पर, तो हमारी जरूरत फिर पड़ी और हमें मुजाहिदीन के साथ कोलैबोरेशन करके एक और जंग की तरफ इनकरेज किया गया जो जाहिर थी सोवियत यूनियन के खिलाफ। 1979 से लेके 89 तक हमने एग्रेसिवली जंग में हिस्सा लिया और 1981 में हमें F-16 दिए गए, 82 में यहाँ पहुंचे। तो यहाँ पे तकरीबन हम 9 साल तक F-16 हमने इस्तेमाल किए, 9 सोवियत यूनियन के जहाज गिराए उससे। इस दौरान हम न्यूक्लियर प्रोग्राम में शामिल थे, अपने उसको जारी रखे हुए थे, लेकिन प्रेसिडेंट अमेंडमेंट के तहत अमेरिकन प्रेसिडेंट हमें वेवर देते रहे कि हम किसी न्यूक्लियर प्रोग्राम में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि उनको हमारी जरूरत थी। 1989 में सोवियत यूनियन टूट गया, वापस चला गया। उसी साल अमेरिका ने हमारे $658 मिलियन देने से वापस इनकार कर दिया और ना जहाज F-16 दिए जिनके लिए हम पेमेंट कर चुके थे, बल्कि उसके बदले में हमें गंदम कहा गया कि खरीदो उसके बदले में। ये हमारे, मैं सिर्फ अप एंड डाउन की बात करूं। फिर 80 से हमारे खराब रहे जब तक 9/11 नहीं हुआ। 9/11 में हमारी फिर जरूरत पड़ गई। आपके बाकी रेस्ट इज हिस्ट्री, बाकी रिफ्रेश है और आपके नौजवान बिल्कुल ऐसी है। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के बारे में 2019 में क्या ख्याल रखते थे हमने देखा, और अब क्या ख्याल रखते हैं बिल्कुल मुख्तलिफ है। लेकिन आप समझते हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट्स का एक इंडिया के हवाले से एक मौक़िफ़ था डोनाल्ड ट्रंप का, वो रशिया को लेकर था, यूक्रेन वॉर को लेकर था, तो क्या, और इससे पहले ये डोनाल्ड ट्रंप खुद भी कह चुके हैं कि इंडिया ने उनको यकीन दहानी कराई है कि वो जो तेल खरीद रहे हैं रशिया से उसकी मिकदार कम कर देंगे। तो आपको लगता है कि इस तरफ ये मामला बढ़ रहा है और इसी वजह से ये मुआहदा भी हमें होता हुआ नजर आ रहा है, या इसकी बुनियादी कोई और वजह भी हो सकती है, वो चाइना का असर रसूख हो सकता है इस खित्ते के अंदर, ये वजह आपको ज्यादा नजर आती है? ज़ोक साहब, सिर्फ तेल लेना और बंद कर देना इतने बड़े मुआहदे की वजह नहीं बनता, नंबर 1। और एक और डायमेंशन हम भूल रहे हैं, चाबहार की जो पोर्ट थी जिसको अमेरिका ने कहा था कि वो फौरी तौर पर हिंदुस्तान पे काम बंद कर दे, ये ट्रेन से कनेक्ट करने का एक जरिया था अफगानिस्तान को ईरान के जरिए। और जाहिर है साउथ से अगर समंदर के रास्ते इंडिया कनेक्ट होता है तो ट्रांसपोर्टेशन इंडिया की बड़ी इकोनॉमिकल हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी टूवर्ड्स अफगानिस्तान एंड ईरान। एक बात, उसको कहा गया था फौरी तौर पर काम सस्पेंड कर दो, क्योंकि अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हुई थी कि ईरान के साथ कोई काम नहीं मुल्क कर सकता क्योंकि सैंक्शंस की वजह से। तो एक स्पेशल रिलैक्सेशन हिंदुस्तान को दी हुई थी अमेरिका ने, जो ले ली गई। अब नहीं, लेकिन अभी उसको एक्सटेंड भी कर दिया गया ना, ये भी खबर साथ ही है कि उसको एक्सटेंड कर दिया गया वो चाबहार को। मैं उसी जुमले को बोल रहा था जी, मैं उसी जुमले को बोल रहा था कि एक्सटेंड कर दिया गया 6 महीने। तो ये हमारी फेवर में तो नहीं है। एक तरफ हम अफगानिस्तान के जो तालिबान है उन पर प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं कि यहीं से ट्रेड हो सकता है, पाकिस्तानी एक ऑप्शन है। दूसरी तरफ सैंक्शंस उधर से उठा ली जाती हैं, जिसका मतलब है कि वो ट्रेड सैंक्शंस वो इतनी कारगर नहीं होंगी अगर सदर्न साइड से ट्रैक खुल जाता है और हिंदुस्तान अपनी भी वेपन्स या ट्रेड या जो भी सप्लाई पहुंचाने में आसानी होगी और दूसरी दुनिया भी ये कर सकेगी तालिबान के लिए। तो ये आप देख रहे हैं कि ये डिफरेंट डायमेंशन हम देख रहे हैं क्विकली। पिछले 4-5 मिनट में हमने ये देखा है कि हर मुल्क एक हद से ज्यादा किसी को ना कॉर्नर करता है ना बिगाड़ता है। अमेरिका इंडिया को आइसोलेट इस हद तक नहीं करेगा। मैं उस वक्त से अप्रीहेंसिव था कि किस दिन ये रिकवरी होगी और किस दिन रिवाइवल होगा। हम एक रोमांटिक मूड में चले गए कि हम पत्नी, हम लव्ड वंस हो गए हैं, अब इंडिया की कॉस्ट में हमें मोहब्बत मिलेगी या क्लोजनेस मिलेगी। तो मैं उस वक्त पे कभी भी यकीन नहीं करता था, वो अब साबित होना शुरू हो गया। मैं अभी भी नेगेटिव नहीं सोच रहा। लेकिन हमने कभी ये डिमांड भी नहीं किया कि वो भारत के साथ ना ट्रेड करे या ना करे। हमारा तो एक अपना ताल्लुक है, हम वो निभाना चाहते हैं। लेकिन आपको लगता है कि असल जो चीज़ हमें नजर आती है वो नजर आती है, एक तरफ यूनाइटेड स्टेट नजर आता है, दूसरी तरफ चाइना नजर आता है, और वो ट्रेड वॉर उनके दरमियान शुरू हुई। और फिर जिस तरह की मौजूदगी चाइना की इस पूरे खित्ते के अंदर है, खासतौर पर 2 समुद्रों के अंदर है, उसको आपको लगता है कि वो मेन फैक्टर है जिसको वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करके भी कमजोर करना चाहता है और भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर करके तो जरा अपनी मौजूदगी को यहां पर बढ़ाना चाहता है, इंडो पैसिफिक जिसकी बात की जा रही है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं ये समझ रहा हूं कि हम कुछ अरसे से शायद इस गलतफहमी में कुछ लोग शिकार थे या ज्यादातर लोग इसमें शिकार थे
कि अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट हमें पसंद कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि वो इंडिया की पसंद पर कॉम्प्रोमाइज करके कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता। वो अपनी पसंद अपनी जगह उन्होंने रखी हुई है, या कम पसंद कर रहे थे, वो आपने नोट किया कि क्वेश्चन यूज कर रहे थे, यानी प्रेशर टैक्टिक्स यूज कर रहे थे कि ऑयल की परचेज डिनाई की जाए, जो उसकी तरफ लॉबी की तरफ उनका बढ़ा हुआ है हाथ वो कम किया जाए, जो ब्रिक्स का पायनियर मेंबर है हिंदुस्तान वो एक नेगेट किया जाए कि उसको जरा पुल बैक करे या कोल्ड शोल्डर दे उसको। तो अपनी टर्म मनवाने के बाद आपने देखा कि वो दोबारा एंगेजमेंट की तरफ। अब दो डेवलपमेंट 2 दिनों में आपने देखी है, एक चाबहार वाला मैं अर्ज कर रहा हूँ और एक आपने ये डिफेंस एग्रीमेंट वाला देखा। तो मैं इस कतन ये अप्रीहेंसिव नहीं हूं कि हमारे साथ नहीं है, हम भी रेलिवेंट है, हम आज भी रेलिवेंट है और अब ऑब्लिगेशन है उनकी, क्योंकि हमने ये पोजीशन अर्न की है, उन्होंने हमारे साथ भी कोई सिंपैथी नहीं की है। मैं ये अक्सर कहता हूं कि ये पाकिस्तान के लोगों ने, मुसल्लह अफवाज ने, पाक फिजाइया ने एक रिस्पेक्ट और एक वकार दुनिया में बनाया है। तो तब दुनिया मजबूर हुई है हमें रजू करने के लिए, हमसे कांटेक्ट करने के लिए, हमसे ट्रेनिंग करने के लिए, हमसे मुलाकात करने के लिए। तो एनीवे, कमिंग बैक टू द अमेरिकन पॉइंट, वो एक एग्रीमेंट स्टैंड लोन है, अभी उसकी तफसील नहीं पता कि किस तरह की पार्टनरशिप होगी, वेपन्स की परचेज होगी या डिमांड के क्या अमेरिका के साथ क्या होगी, इंडिया को कितना ज्यादा अच्छा, क्योंकि जैसे साहब आपके इल्म में भी है और अपने नाज़रीन को भी ये बता देते हैं कि ये पहली दफ़ा मुआहदा नहीं हुआ, 2005 में पहली दफ़ा ये मुआहदा हुआ था 10 साल के लिए, जब मनमोहन साहब वहाँ पर वज़ीर आज़म थे। फिर उसके बाद 2015 में हुआ, इसको दोबारा आगे कंटिन्यू किया गया और फिर अब 2025 से 10 साल के लिए मजीद कर दिया गया। तो ये तीसरा टेन्योर है। तो इसके अंदर जो इस तरह के मुआहदे होते हैं, मैं अब यहाँ पर टेक्निकल चीज़ें जानना चाह रहा हूँ आपसे कि जो इस तरह के मुआहदे दो ममालिक के दरमियान होते हैं, उनके अंदर क्या सिर्फ जो एक्सरसाइजेज होती हैं सिर्फ वो होते हैं, या असले की खरीदारी होती है वो होते हैं, या इसके अलावा भी कोई स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप होती है कि जिस तरह पाकिस्तान की सऊदीया के साथ हो गई है, उस तरह की भी कोई पार्टनरशिप उसके अंदर इंक्लूड हो सकती है? जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है। ये इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया के साथ वो कोलैबोरेशन की एक्सटेंशन देते रहते हैं, 2005 से जो 15 तक, 25 तक यूरोप नहीं करती है। ये जाहिर करती है कि अमेरिका का डिफेंस एग्रीमेंट या डिफेंस कोलैबोरेशन के अंदर एक कंफर्ट लेवल है हिंदुस्तान के साथ। अमेरिका से पहले भी वो चिनूक हेलीकॉप्टर इंडिया को मिल चुके हैं, अमेरिका से पहले भी C-130 हेलीकॉप्टर मिल चुके हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे कंप्यूटर रिलेटेड चीजें बहुत सारी अमेरिका पहले ही हिंदुस्तान को देता है। मिलिट्री हार्डवेयर की बात कर रहा हूं। तो ये एक कंफर्ट जोन जाहिर करता है। अमेरिकन एयरफोर्स के साथ इंडियन एयरफोर्स रेगुलरली एक्सरसाइजेस करती है एक रीजन में, जब उनके एयरक्राफ्ट कैरियर इस रीजन में आकर डिप्लॉय होते हैं। तो ये एक कोलैबोरेशन या एक कंफर्ट लेवल जाहिर करती है। उसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे डिजाइन हमारे खिलाफ हो रहे हैं अमेरिका के या इंडिया के। ये सिर्फ एक ये जाहिर करती है कि अमेरिका उनको भी ट्रस्ट करता है, उनके साथ भी चलता है। अगर कोई परचेजेस आएंगी एज एंड व्हेन बेसिस पर, जैसे आपने एक और मिसाल में देता चलूं कि जो तेजास जहाज इंडिया ने बनाया है, इंडिपेंडेंट इंडिजीनियस जिसको कहते हैं, वो 1985 में कंसीव किया था। आज 40 साल हो गए उस जहाज को। पाकिस्तान ने JF-17 थंडर 1995 में किया था, उन्होंने 85 में किया था। उनको 40 साल हो गए, हमें 30 साल हो गए। हमारे पास इस वक्त तकरीबन 200 जहाज पाक फिजाइया का हिस्सा है। उनके सिर्फ 40 तेजास जहाज हैं पिछले 40 सालों में, और वो भी इस जंग में हिस्सा नहीं लिया था। मई वाले कॉन्फ्लिक्ट में वो श्रीलंका के बॉर्डर के पास दोनों स्क्वाड डिप्लॉयड थे। उसके इंजन का भी मसला है। अभी तक इंडिया 40 सालों में उसके इंजन के बारे में फैसला नहीं कर सका कि रशियन इंजन लगाना चाहिए। अमेरिका ने भी उसको एक इंजन ऑफर किया हुआ है, तो वो उसका भी इंतजार कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि अंडर दिस एग्रीमेंट तेजास के इंजन की सप्लाई शायद उनको हो। तो आप ये समझते हैं कि क्योंकि इससे कबल हमने देखा कि ज़्यादातर भारत का जो इन्हिसार है वो डिपेंडेंट है रशिया पर, अपने ख़ास तौर पर जो S-400 है या दीगर चीज़ें हैं, इस तरह यूरोप पर भी वो डिपेंडेंट है कुछ चीज़ों के हवाले से। तो वो भी एक शिफ्ट होगा, और यही अमेरिका ने अचीव किया है कि अपनी ट्रेड को बढ़ा लिया है, और वो मिलिट्री इक्विपमेंट के हवाले से बढ़ाने जा रहे हैं 10 सालों के अंदर। जी ज़ौक साहब, देखिए इंडिया दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी मार्केट है, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इकोनॉमिक और ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और दोनों तरफ से फायदा है। इस वक्त इंडिया का ट्रेड और अमेरिका का ट्रेड आपस में तकरीबन $145 बिलियन है एक साल का, जिसके पाकिस्तान में तकरीबन 8.5 और 9 बिलियन के डॉलर के बराबर है तकरीबन। आप अंदाजा लगा लीजिए, हमसे को तकरीबन 20 गुना ज्यादा इंडिया का ट्रेड है अमेरिका के साथ। एक बात। दूसरा, आप एक और चीज नोट करें कि इंडिया को इसलिए इग्नोर करना भी मुश्किल है कि इस वक्त इंडिया की तकरीबन $286 बिलियन जो है रेवेन्यू है आईटी सेक्टर का, और इंडिया का तकरीबन 55% दुनिया का जो ग्लोबल आईटी आउटसोर्सिंग हिस्सा है वो इंडिया के पास है, 55%। तो इसका मतलब है कि दुनिया में जितने आउटसोर्स हो रहे हैं आईटी के काम, वो इंडिया के पास 55% उसका हिस्सा आता है।
उसमें से बहुत बड़ा फैक्टर अमेरिका का भी है। तो इतना बड़ा जब शेयर किसी के साथ या स्टेक हो किसी मुल्क के साथ, तो उसको परमानेंटली इग्नोर नहीं किया जा सकता, उसको क्वेश्चन के जरिए प्रेशराइज किया जा सकता है, उसको टेम्परेरी किसी बात पर मनवाया जा सकता है। और आप एक और चीज आखिरी बात नोट करें कि जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने थ्रेट किया था जंग बंद कराने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि मैंने दोनों मुल्कों से कहा, यानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान से, कि जंग बंद करो वरना मैं ट्रेड बंद कर दूंगा। ट्रेड बंद करने का पाकिस्तान पर कितना असर होना था और इंडिया पर कितना असर होना था वो मैं अर्ज कर चुका हूं। और इंडिया का जो तकरीबन $150 बिलियन का ट्रेड है, उसमें से तकरीबन 30 बिलियन इंडिया के हक में है, यानी इंडिया एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, इंपोर्ट कम करता है, जिसका मतलब है कि इंडिया का बहुत ज्यादा स्टेक था इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट के। अगर के अमेरिका कैंसिल कर देता या ट्रेड को लिमिट कर देता, तो इसीलिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर मजबूर हुए सीज फायर करने पर कि स्टेक बहुत ज्यादा थे। बहुत शुक्रिया कमांडर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद है, अपनी राय के हवाले से आगाह कर रहे थे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, रूस ने आलमी दिफाई महाज पर एक नए हथियार के जरिए तहलका मचा दिया है। इस हथियार की गूंज पोसाइडन के नाम से मशहूर बहरी ड्रोन की शक्ल में दुनिया के हर दिफाई महाज पर सुनाई दे रही है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यह ऐलान किया कि उनके मुल्क ने एक जौहरी सलाहियतों वाले बहरी ड्रोन का कामयाब तजुर्बा किया है, जिसे पोसाइडन कहा जाता है। पुतिन ने बताया कि पोसाइडन एक ऐसा ड्रोन है जिसे रोकना मुमकिन नहीं और यह जौहरी वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। यह ड्रोन दरअसल एक बड़ा जौहरी ताकत से चलने वाला टारपीडो है, जो पानी के अंदर बेपनाह फासले तक खुद मुख्तार तौर पर सफर करने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, पोसाइडन के मुतालिक पहली अवामी मालूमात 2015 में रूसी टीवी पर लीक हुई, जिसमें पानी के अंदर जौहरी ड्रोन तैयार करने के हुकूमती मंसूबे का इंकशाफ हुआ था। मगरबी रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मंसूबे का मकसद साहिली इलाकों में दुश्मन की इक्तसादी बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचाना और बड़े पैमाने पर ताबकारी आलूदगी पैदा करना था, जो तवील अरसे तक इन इलाकों को फौजी या इक्तसादी सरगर्मियों के लिए नाकाबिल इस्तेमाल बना सकती थी। 2018 में अमरीकी महकमा दिफा की जौहरी पोजीशन के जायजे में बताया गया कि रूस एक बैनुल बरेआज़मी जौहरी ईंधन वाला और जौहरी वॉरहेड से लैस खुद मुख्तार टारपीडो तैयार कर रहा है। बरतानिया के रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट के मुहक्किक सुधार कौशल के मुताबिक इस टारपीडो की लंबाई तकरीबन 20 मीटर है। ये 1000 मीटर की गहराई तक गौता लगा सकता है और इसकी हद कम से कम 10,000 किलोमीटर है। इसकी बाज़ हकीकी सलाहियतें खुफिया रखी गई हैं, लेकिन बुनियादी खसूसियात में तेज़ रफ्तारी और गहराइयों में काम करने की काबिलियत शामिल है, जिसके बायस इसे रोकना मुश्किल हो जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए तख़फ़ीफ़ असलहा के मुहक्किक पॉल बोडविंग के मुताबिक पोसाइड की तैयारी रूस के अज़ाइम की अक्कासी करती है कि वो दिफाई निज़ामों को चकमा देने वाले हथियार दिखाना चाहते हैं। पोसाइडन को ड्रोन कहा जाता है क्योंकि ये खुद मुख्तार तौर पर सफर कर सकता है और मुमकिना तौर पर लॉन्च के बाद अपना रास्ता तब्दील या मिशन मंसूख कर सकता है। इसका टाइटेनियम का ढांचा गहराई के दबाव को बर्दाश्त करने के काबिल है और इसे समुद्र की तह में नस्ब करके बाद में फाल किया जा सकता है। तखमीनों के मुताबिक पोसाइडन 185 किलोमीटर फी घंटा से ज्यादा रफ्तार हासिल कर सकता है, जो रवायती आबदोजों की रफ्तार से तकरीबन 2 गुना ज्यादा है, जिससे इसका पता लगाना और इसे रोकना मजीद मुश्किल हो जाता है। अगरचे तजियाकार कहते हैं कि इसे रोकने का इम्कान महदूद है, लेकिन जौहरी टारपीडो या बैनुल बरे-आज़मी मिसाइल के खिलाफ दिफा हमेशा एक पेचीदा मामला रहता है। रूसी खबरसां एजेंसी तास की रिपोर्ट के मुताबिक पोसाइडन के वॉरहेड की ताकत 2 मेगाटन तक पहुंच सकती है, जो हिरोशिमा बम से 100 गुना ज्यादा है और कई मारूफ स्ट्रेटेजिक जौहरी वॉरहेड से कई गुना ज्यादा तवानाई रखता है। रूसी सहाफी दमत्री के मुताबिक इस हथियार के धमाके से साहली इलाकों में 500 मीटर तक ऊंची सुनामी पैदा हो सकती है, जो ताबकारी की बेपनाह सतह ले जाएगी और पीछे एक ताबकार सहरा छोड़ेगी, जो तवील अरसे तक रिहायशी या इक्तसादी इस्तेमाल के काबिल नहीं होगा। पोसाइडन की लंबाई 20 मीटर जबकि कतर 105 मीटर और वजन 100 टन है। पुतिन के मुताबिक पोसाइडन की ताकत रूस के सबसे ताकतवर बैनुल बरे-आज़मी मिसाइल सारमात से भी ज्यादा है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।